हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन का जो 2023 को पेपर हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग नॉन टेक्निकल सेक्शन यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन रहेगा। पहले ही आपको बता दें कि आपके जो एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक से पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 की बात कर रहे हैं, तो 25% जो है वो आपका जो पेपर रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसी का जो है हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपकी लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और बहुत सारी पैरामेडिकल की वैकेंसीज को आउट किया गया है। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने भी बीएसएफ में अप्लाई करा था, क्योंकि हम सिर्फ इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है वो जो भी क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछे गए हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ में इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो अभी आपका एग्जाम 1 तारीख को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट भी हम आपके पास यहाँ पर लेकर आए हैं, क्योंकि भाई केवल पेपर एनालिसिस कर लेने से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इस पेपर को बेस मानकर आप इधर उधर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जब तक कलेक्ट नहीं करोगे तब तक जो है आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। यकीन मानना कि जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे, एग्जाम दोगे, तो वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी, कितना शानदार और सिलेक्टेड कंटेंट आपको सिर्फ 1 घंटे में प्रोवाइड करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल भाई पटेल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मनीष भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप मिला सकते हो। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के पूछे गए हैं। अपनी तरफ से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन जो चीज हमने यहां पर डाली है ये स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। बहुत सारे मेले होते हैं, आप सर्च करने बैठोगे इतने सारे मेले निकल कर आएंगे। कोई भी टॉपिक आप सर्च करोगे, बट उसमें से किस किस को पढ़ना है, किसे छोड़ना है, ये बहुत बड़ा सरदर्द रहता है। वो तो आपका दूर रहेगा। हम सिर्फ यहाँ पर आपके पास कुछ ही पॉइंट्स लेकर आए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा आपको इधर उधर नहीं जाना है। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर डेफिनेटली मिल जाएगा। एक बार क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, देन उसके बाद में ये पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले क्लास को कंप्लीट करिएगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, सूरज कुंड शिल्प मेला जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से या फिर हरियाणा से? ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हरियाणा से बिलोंग करता है। किससे संबंधित है भाई? ये आपका हरियाणा से बिलोंग करता है। ठीक है, अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका सूरज कुंड, जो कि हमने अभी आपको बताया अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपने देखा कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका हरियाणा फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मेले की बात करते हैं, कुंभ मेला। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ये आपका जो है यूपी, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र इतनी जगह पर लगता है। लेकिन अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट कुंभ मेला जहां महाकुंभ लगता है, वो आपका यूपी हो जाएगा, यूपी के प्रयागराज में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभ मेला निम्नलिखित में से कहां पर नहीं लगता है। कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, तो ऑप्शन में ऐसा पूछा जाएगा कि कुंभ मेला निम्नलिखित में से कहां से नहीं लगता है, मतलब कहां पर नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि आपको चारों जगह पता होनी चाहिए। तो चारों जगह आप नोट कर लेना। यूपी हो गया, यूपी, एमपी, फिर महाराष्ट्र और उत्तराखंड। ये 4 जगहों पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ध्यान रखेंगे, ये कहां से संबंधित है? राजस्थान अजमेर में ये मेला लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान अजमेर में लगता है। उसके बाद सोनपुर का मेला, पशुओं का सबसे बड़ा मेला। भाई पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, पूछा जाता है कि ये जो सोनपुर मेला है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पशुओं का मेला लगता है। कहां पर लगता है? सोनपुर, ये बिहार में लगता है। उसके बाद में गंगा सागर मेला। गंगा सागर, गंगा सागर आप बोल सकते हो, ये मेला कहां लगता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल। देखिए गंगा जितनी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए है क्योंकि वो वहां से निकलती है, वैसे ही उतनी ही इंपॉर्टेंस पश्चिम बंगाल में भी है, क्योंकि वहीं से जो है वो गंगा जो है डेल्टा बनाती है एंड उसके बाद में समुद्र में मिल जाती है। तो ये पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड इसका आंसर नहीं होगा। गंगा सागर मेला कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद में अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको असम गुवाहाटी के लिए होगा। एमसीआरई वालों का भी एग्जाम सेमी डेट के आसपास ही लगा हुआ है, तो भाई वो बच्चे भी इसको जरूर देखिएगा। कंटेंट डेफिनेटली फंसेगा, और जब बाद में हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन फंसा, ये क्वेश्चन फंसा, तो उसका आपके जीवन पर क्या मतलब पड़ेगा जब आपने क्लासेस ही नहीं करी। ठीक है, तो उसके लिए भाई क्लास करिए करिए, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है वो भी सिलेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम रोज 10-10 मैराथन लेकर आ रहे हैं, नहीं।
लिमिटेड कंटेंट है, जब भी क्लास आती है उसको पूरा देखिएगा और जो नोट्स दिए जा रहे हैं उसको रिवाइज एक बार जरूर करके फिर एग्जाम में बैठिए, देन उसके बाद में बताइए ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ या नहीं हो पाया। ठीक है, आप खुद ही बताओगे। आगे बात करते हैं मेदाराम जतारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये आपका तेलंगाना में है। किसमें? तेलंगाना में। जतारा से याद रखेंगे। बाड़ेश्वर मेला, बाड़ेश्वर मेला ये राजस्थान में। राजस्थान में आपका बाड़ेश्वर मेला हो गया। इसके साथ साथ में हमने क्या बताया? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला भी आपका कहां पर हो जाएगा? राजस्थान, अजमेर में। आगे बात करते हैं नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है, यूपी के मेरठ में लगता है। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, वीडियो को पॉज करके तुरंत एक बार रिवीजन कर लो, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति जो है उनका मतदान कौन कर सकता है। पहली चीज, इनका जो आर्टिकल 54 के थ्रू जो है वो निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 54 के थ्रू होता है। अब इसमें जो है सबसे पहली चीज ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कौन सा? इनडायरेक्ट इलेक्शन पूछा जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि जनता इनको डायरेक्टली वोट नहीं करती है। जनता जो है वो राष्ट्रपति को डायरेक्टली वोट नहीं करती है, तो फिर जनता इनको इनडायरेक्ट चुनती है। ठीक, दूसरी चीज, इनको चुनता कौन है? तो भाई इनका यहाँ पर इलेक्शन कैसे होता है? इनका इलेक्शन होता है हम लोगों द्वारा, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इनको क्या करते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा का हो गया, इसके साथ साथ में एक और चीज ध्यान रखना, तीसरी चीज, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, इन तीनों के जो है वो निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर की बात होगी हमेशा। कोई भी नॉमिनेटेड वाला पर्सन इनके इलेक्शन में भाग नहीं लेता है, सारे के सारे इलेक्टेड ही होने चाहिए। कौन कौन से? लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के, एंड उसके साथ साथ में विधानसभा के। अब विधानसभा तो स्टेट में है, इसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा है, तो वहां के भी जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन बोला गया था राज्य विधानसभा परिषद का, ठीक है, तो यहाँ पर विधान परिषद की बात हो रही है, तो भाई परिषद तो हमने बताया ही नहीं, कहीं पर भी नहीं हमने बताया, सिर्फ बताया विधानसभा, सिर्फ हमने विधानसभा के बारे में बताया, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्यों की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, तो ये आपका ओनली बी वाला सही हो जाएगा। ओनली बी जो है वो सही होगा, किसमें? ऑप्शन नंबर सी वाले में। ये आपका करेक्ट हो गया। अब डिटेल में हम इस बात को समझते हैं, जो हमने यहाँ पर आपको बताया उसी बात को डिटेल में आप समझ लीजिए कौन कौन इसमें भाग लेता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लोकसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। फिर उसके बाद में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, हर जगह इलेक्टेड पर्सन ही होंगे, नॉमिनेटेड वाला कोई यहाँ पर भाग नहीं लेता है। उसके बाद में जितने भी राज्य हैं उन सभी की विधानसभाओं के इलेक्टेड पर्सन, सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड पर्सन। उसके बाद में बात करते हैं, चूंकि दिल्ली में भी और पांडिचेरी में दोनों जगह पर यहाँ पर जो है वो विधानसभा है, तो दैट्स वाई उनके भी निर्वाचित सदस्य जो है वो इसमें भाग लेते हैं। तो इतने लोग मिलकर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस में ये दे रखा होता है कि विधानसभा के सदस्य, तो सीधा गलत कर देना, कोई भाग नहीं लेता है। ठीक है, संसद के मनोनीत सदस्य बिल्कुल कोई भी भाग नहीं लेगा, चाहे वो लोकसभा का मनोनीत सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का हो, नहीं भाग लेता है। मनोनीत मतलब अपॉइंटेड पर्सन की, यहाँ पर नॉमिनेटेड पर्सन की कोई बात ही नहीं होती है। नॉमिनेटेड पर्सन तो इसमें जा ही नहीं सकता, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, कोई नहीं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में राज्य के विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें नहीं जा सकते हैं। विधान परिषद का तो कोई भी सदस्य इसमें नहीं जाता है। तो ये जो चार्ट है इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे ऑप्शंस दे देकर, कौन वोट दे सकता है कौन वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल से क्वेश्चन राष्ट्रपति का बहुत बार पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन आपको आर्टिकल से देखने को मिल जाएगा। तो भाई राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल एक जगह पर आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की पोस्ट, सब कुछ आपको इसी स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज। ठीक है, अब चाहो तो हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि चीजें आसानी से आपको विजिबल हो सके। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के सारे आप आर्टिकल यहाँ पर देखिए। सबसे पहले राष्ट्रपति का जो पोस्ट होती है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो आपकी आर्टिकल नंबर 52 में दे रखी है। 52 में जो है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है।
अगला आर्टिकल जो है 53। 53 में बोला गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो किसके पास में होगी, वो राष्ट्रपति के पास में होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो किसके पास में होगी, राष्ट्रपति के पास में। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। 54 में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 54 में हो जाएगा निर्वाचन। 54 निर्वाचन, 54 निर्वाचन, राइमिंग से आप इसको याद कर सकते हो। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो किसमें दे रखा है, आर्टिकल नंबर 54 में। बात करते हैं आर्टिकल 55 की, तो 55 में देखो क्या दे रखा है, अगर 54 में आपका निर्वाचन हो गया तो 55 में क्या हो गया, निर्वाचन का प्रोसेस दे रखा होगा ना, निर्वाचन का प्रोसेस दे रखा होगा, मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पद्धति दे रखी होगी, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके जस्ट आगे, आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में जो है वो टर्म्स ऑफ क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो है वो यहाँ पर पदावधि दे रखी है, ठीक है, या बोल सकते हो यहाँ पर इनका कार्यकाल दे रखा है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल नंबर 56 में। कार्यकाल मतलब ये कितने टाइम तक रहेंगे। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 57, 57 में देखो क्या दे रखा है, 57 में एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब इनका निर्वाचन पुनः भी हो सकता है, अगर एक बार जीत जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं, तो ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 57 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 58, अगला आर्टिकल 58 में क्या दे रखा है, 58 में दे रखा है क्या, अहर्ताएं दे रखी हैं, क्या दे रखा है, अहर्ताएं, क्वालिफिकेशंस। 58 में क्या दे रखा है, क्वालिफिकेशंस। तो एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 58 में दे रखा है। और ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो मिनिमम एज है, मिनिमम एज राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 है, ठीक है, 35 एज यहाँ पर मिनिमम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59 की, तो 59 में जो है वो क्या दे रखा है, कंडीशंस दे रखी है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें दे रखी हैं। 58 में क्या है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशंस, 58 में क्या है, क्वालिफिकेशंस, और यहाँ पर 59 में क्या दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 60, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओथ, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किसमें दे रखी है, आर्टिकल नंबर 60 में दे रखी है। एंड उसके बाद में आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या मतलब, क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, यानी कि ये महाभियोग। तो महाभियोग जो है वो आर्टिकल नंबर 68 में दे रखा है, 61 में दे रखा है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 65 की, ठीक है। तो 65 में यहाँ पर दे रखा है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। तो कुछ भी कोई भी यहाँ पर घटना हो जाती है तो अगर राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये किसमें दे रखा है, ये आपका दे रखा है आर्टिकल नंबर 65 में, 65 में ये बात दे रखी है। 72 में जो है वो क्या है, 72 में जो है वो यहाँ पर इनकी पर्डन्स पावर दे रखी है, यानी क्षमादान करने की शक्ति दे रखी है, और मृत्युदंड तक को भी ये माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा अगर मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई सजा भी दी गई है तो उसको बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर नॉर्मल सजा है तो उसको कठोर कर सकते हैं, कठोर है तो उसको जो है नॉर्मल सजा कर सकते हैं, सजा की अवधि कम कर सकते हैं, इवन मृत्युदंड है उसको भी माफ कर सकते हैं। तो ये किसमें दे रखा है, आर्टिकल नंबर 72 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 में। तो आर्टिकल नंबर 74 में जो है वो आपका क्या दे रखा है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी 74 में जो है यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात हुई है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये राष्ट्रपति की सलाह के लिए होगी, बट एक्चुअल पावर तो इन्हीं के पास में होती है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 111, 111, 111, देखो एक साथ सब समान है, एक साथ सब समान है, 111, तुरंत समझ जाना यहाँ पर क्या होगा, वीटो पावर, वीटो पावर, ठीक है। तो वीटो पावर के लिए 111, आर्टिकल 111 याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है, और इसको याद भी आप ऐसे ही रख सकते हो भाई, ट्रिक से रिलेटेड, ठीक है। असेंट टू बिल, ये वीटो पावर है, यानी विधेयकों पर जो है अनुमति देना, ये आपका आर्टिकल नंबर 111 में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं 123, 123 में जो है वो आपका क्या दे रखा है, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू यहाँ पर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यहाँ पर जारी करने के लिए क्या है, अध्यादेश। 130 में जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। अगर कोई भी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और इमीडिएटली कोई रूल अप्लाई करना है तो राष्ट्रपति अपनी इस पावर का यूज करके कोई भी रूल यहाँ पर जारी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक्ट यहाँ पर पास किया जा सकता है जिसको अध्यादेश बोलते हैं, और ये आपका आर्टिकल नंबर 123 में दे रखा है। राष्ट्रपति की जो पावर है, वीटो पावर, वो 111 में दे रखी है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है जो आर्टिकल 72 में दे रखी है। राष्ट्रपति की जो यहाँ पर शपथ है वो आर्टिकल नंबर 60 में दे रखी है, और 61 में जो है वो इंपीचमेंट दे रखा है, यानी महाभियोग दे रखा है। साथ ही साथ आपको याद करना है डेफिनेटली, अगर आप राष्ट्रपति के ये सारे आर्टिकल याद कर लेते हो तो दोबारा आपको राष्ट्रपति की आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लगातार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में ये रिपीट होती हैं चीजें, ठीक है। आर्टिकल 143, 143
इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट से इनको परामर्श मिलता है। जैसे कि अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 74 में इनको परामर्श करने के लिए, ठीक है, इनके हेल्प करने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होती है। वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि 143 में जो है वो उनको एडवाइस करने की जो है इनके पास में राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस, ठीक है। आगे बात करते हैं, तीन इनके पास में और अलग शक्तियां होती हैं। ये कौन सी हैं, देखिए 352, इसमें 4 जोड़ देना 356 और इसमें 4 जोड़ देना तो 360। तो 352 में जो है वो क्या दे रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल। इसकी जो घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अनाउंसमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति। 356 में यानी आगे 4 जोड़ दोगे तो यहां पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। और 360 सबसे लास्ट में जो आएगा वो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन इमरजेंसी से रिलेटेड इनके पास में पावर होती है। आर्टिकल नंबर आपका 352, 356 और 360, ठीक है। 352 में आपका क्या दे रखा है कि ये जो है वो इमरजेंसी की यहाँ पर क्या करेंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे, किसी भी टाइम इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा जो है 356, इसमें क्या है, इसमें आपका जो है राज्यों में जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना यानी राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। जैसे बहुत टाइम से मणिपुर में लगा हुआ था। उसके बाद में आपका 360 है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारी पावर्स जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, हाई क्वालिटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, बीएसएफ एएसआई का हम लोग यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हर एक पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए इस वीडियो को देखिएगा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बीएसएफ एएसआई का जो हमारा पेपर हुआ था, हमने जैसा कि बताया उसमें 25 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन जीएस के थोड़ी हो जाएंगे, कुछ इसमें मैथ भी है, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जिनको पढ़ना कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर, वो तो आपको लेटेस्ट ही पढ़ना पड़ेगा, 2023 का थोड़ी पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमने हटा दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस को हमने एज इट इज यहाँ पर रख लिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, उमेश की आयु रवि की आयु का 75% है। तो देखो उमेश की आयु रवि की आयु का 75 है, तो एक काम करते हैं, रवि की आयु को जो है आय को हम 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और रवि की आय अगर हमने 100 मानी है, तो अगर हम रवि की आय का इसका यानी 100 का 75% निकाल देंगे, 100 का 75% 75 ही होगा, ठीक है। वो किसकी आ जाएगी, उमेश की आय आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 75। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बोल रहा है रवि की आय प्रेम की आय का 120% है, और हमने रवि की आय मान चुका है भाई, हम लोग तो मान ही चुके हैं ना रवि की आय की 100 रुपया है। अब यहां पर प्रेम की आय सबसे पहले देखो कितनी होगी, सबसे पहले इतनी बात को पकड़ो भाई, रवि की आय हमने सपोज मान लिया कि 100 है, ठीक। उसी हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो उमेश की आयु कितनी हो जा रही है, 75 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 75, ठीक। दोबारा से फिर से रवि आ गया तो भाई आय थोड़ी बदल जाएगी, सेम ही क्वेश्चन है तो आय तो सेम ही रहेगी। बट यहाँ पर उसने ये बात बोल दी कि प्रेम की आय का 120% जो है वो रवि की आय है। मतलब यहाँ पर ऐसी संख्या आपको कुछ लिखनी है जिसका 120% निकाले जो कि 100 हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा भाई ऐसा तो हमें पता नहीं है। अब जब पता नहीं है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको x मानना पड़ेगा, यहाँ पर x मान लीजिए। और x का जब आप 120% निकालोगे, x का जब आप 120% निकालेंगे तो ये जो है वो आपका किसके बराबर होना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। भाई यही तो बोला, प्रेम की आय, हमें प्रेम की आय नहीं पता है, हमने क्या करा, प्रेम की आय को x मान लिया, और x का जैसे ही हम 120% निकालेंगे, ठीक है, ये आपका प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो बटे में 100 हो जाता है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर x जो कि प्रेम की आय हमने मानी है उसका 120% निकालेंगे, तुरंत ये रवि की आय आ जाएगी, और रवि की आय तो हम पहले भी मान चुके हैं कि 100 के बराबर है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको 0 0 कट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 बराबर 12x, और यहाँ पर जो है वो आपका 500, ठीक है। इसको 4 से कट कर लेते हैं, ठीक है। कितने से, 4 से, 4 तिया 12, ऐसे करेंगे 1000 बटे 12 बराबर x, ठीक है। तो 4 से कट करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 250 बटे 3। तो x की वैल्यू आपके पास में 250 बटे 3 आ गई। x की वैल्यू 250 बटे 3 यानी जो कि आपके पास में किसकी आय आ गई, प्रेम की आ गई है, प्रेम की आय आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं उमेश की आय रवि और प्रेम की संयुक्त आय का। देखो उमेश की आय रवि और प्रेम की संयुक्त आय के 36% का कितना प्रतिशत है। मतलब एक शानदार सा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ दिया गया। देखो सभी की आय हमको पता हो चुकी है, सभी की आय हमें पता चल गई है, सबको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये उमेश जो है जिसको हमने क्या भी बताया था कि ये इसकी आय 75 है, रवि की आय तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि रवि 100 है, और बचा खुचा यहाँ पर ये प्रेम और इसकी आय हमने यहाँ पर निकाल दी। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, ये क्या बोल रहा है
कि सबसे पहले आप रवि और प्रेम की संयुक्त आय निकालिए। रवि और प्रेम, तो भाई रवि तो 100 पर बैठा हुआ है, रवि तो 100 पर बैठा हुआ है, और प्रेम कहां पर है भाई, प्रेम का ये है। इन दोनों की संयुक्त आय कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 250 बटे में 3, यानी कि आप बोलोगे 550 बटे 3, 550 बटे 3। इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करें तो जो कि आपके पास में कितना हो जाएगा, 3 कम 3 और 2, 3 उठे 24, एक 183.33 समथिंग आएगा। इन दोनों की कंबाइन आय आ गई, ठीक है। अब अच्छा, इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं बनाना है, कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं कि इनकी संयुक्त आय का 36% पहले निकालिए। तो इनकी कंप्लीट आय आ चुकी है, अब इसका 36% हम लोग निकालेंगे, इसका 36%, तो यहाँ पर इसका 36% हम लोग निकाल देंगे इस तरीके से। तो 3 से कटेगा, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 0 से 0 आपका कट जाएगा, और 5 से आपका ये कटेगा, और 5 दूना 10, और 2 ये आपका 6 हो गया, यानी ये बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 66 हो गया। हमने ये चीज क्या निकाली है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। रवि और प्रेम की जो संयुक्त आय आई थी वो ये है, रवि और प्रेम की दोनों की आय जो भी थी हमने उन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की आय का 36% निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बोला गया रवि और प्रेम की संयुक्त आय का यानी 550 बटे 3 का 36% हमने निकाल दिया, जो कि 66 हो जाता है, ठीक, इतना हो गया। यानी इस पूरे सेंटेंस की जगह पर, यानी इतने पूरे बात के लिए हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं, यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 66, ठीक। अब बोल रहा है कि उमेश की जो भी आय थी, उमेश की जो भी आय थी वो 66 का कितना प्रतिशत है, 66 का कितना प्रतिशत है, ऊपर आप देखोगे ऑफ कंबाइंड इनकम ऑफ रवि एंड प्रेम, व्हाट परसेंटेज ऑफ 36% ऑफ। तो जिससे आप कंपेयर कराते हो हमेशा उसको बटे में रखा जाता है, यानी इस 66 को आपको किस में रखना होगा, बटे में रखना होगा, बटे 66, ठीक है, ये बटे 66 हो गया। अब उमेश की कितनी थी, उमेश की 75 थी, यही पूछ रहा है ना, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कि उमेश की आय कितनी है, 75 है। ये जो उमेश की आय 75 आई है, ये आय इन दोनों की कंबाइन आय का 36% से कितना प्रतिशत है, तो यहां पर ये आपका 75 हो गया उमेश की, टोटल कंबाइन का 36% 66 आया, जो कि बटे में चला गया, इंटू 100% लगा देंगे। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, किससे कंपेयर कर रहे हो बटे में लिखो, किसके बारे में आप बोल रहे हो उसको ऊपर लिखो, गुणे 100 लगा दो और परसेंटेज कर दो, तो कोई भी चीज जो है वो प्रतिशत में बदल जाती है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो है वो किससे कटेगा, अगर हम 2 से काटे इसको, ये 33 हो गया, ठीक है। अच्छा, 3 से इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 25 या 75, और ये आपका बटे में 22 हो गया। अब यहाँ पर 2 से कटेगा 11, ऊपर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 50। यहाँ पर बोल सकते हैं 25 पंचे 125, 1250 बटे 11। चलो भाग करते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 12 कम 12 1 हो गया, फिर सॉरी 11 कम 11 1 हो गया, फिर से आपका 11 कम 11 हो जाएगा, और 4 बचेगा, और फिर उसके बाद में 11 तियां 33, 11 तियां 33, फिर उसके बाद में 7 बच रहा है, पॉइंट लगेगा, और 11 छंग 66, तो लगभग लगभग आपका 113.6% आएगा, लगभग लगभग आपका 113.6, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सिर्फ इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी करके क्वेश्चन को घुमाया गया है, और इसमें कोई भी बात नहीं थी। एक बार फिर से आप देख लो, रवि की आय हमने 100 मानी, एंड इसी 100 का 75% करोगे तो उमेश की आय आ जाएगी 75 हो गई। उसके बाद में अगर हम रवि की आय 100 मान ही चुके हैं, तो आगे भी रवि की आय 100 ही रहेगी, और यहां पर बोल रहा है कि प्रेम की आय का 120% बनाना है, तो हमने प्रेम की आय को x माना। जैसे ही हमने इसको x माना और x का 120% जैसे हम निकालेंगे, तो ये रवि के बराबर आ जाना चाहिए था, और एक्चुअल में रवि पहले से ही मान चुके थे 100 के बराबर, तो ये बात 100 के बराबर हो गई। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, जो कि x क्या था, प्रेम की आय थी, तो ये जो है वो प्रेम की आय निकल कर आ चुकी है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेम और रवि की कंबाइन इनकम करो, तो हमने प्रेम और रवि, अच्छा ये आपका रवि है और ये प्रेम है, इन दोनों की आय को जोड़ दिया, तो जैसे ही जोड़ा ये आया। अब इसका भी 36% निकालो, तो हमने इसका 36% निकाला, जो कि 66 आया। आगे बोल रहा है कि उमेश की आय से कंपेयर करके आपको बताना है कितना प्रतिशत है, तो उमेश की जो आय थी उसको ऊपर रखा, बटे में किससे कंपेयर करना है, यही जो 66 आपका आया है, तो 66 कर लेंगे और इंटू 100% कर देंगे, यहां से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। किसी भी निश्चित राशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1600 रुपए है, एंड उसी राशि पर उसी ब्याज से 7 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा। इन क्वेश्चंस में पता नहीं क्या क्या आपको फार्मूला लगाना हो, क्या मतलब पता नहीं किस किस तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और सोल्यूशन भी हम देखते हैं पता नहीं कैसे जो है टीचर्स भी उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट ऐसा नहीं है।
अब क्वेश्चन के अगर आप थोड़ा सा डीप में जाओगे तो यहाँ पर सारी चीजें तो फिक्स ही हो चुकी हैं, राशि भी मतलब अमाउंट भी हमारा सेम ही है, रेट भी जो है वो सब कुछ सेम ही हो चुका है। ठीक है, जो चीज यहाँ पर बदल रही है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बदल रहा है, सिर्फ टाइम बदल रहा है। अगर टाइम बदलेगा और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है तो हमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा बोलो अगर 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए अगर हमें 1600 रुपया ब्याज मिला है तो सिंपल सी बात है 7 सालों के लिए कितना मिलेगा। बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है कि 10, जैसे ऐसे बोल सकते हो 5 पेनों का जो मूल्य है वो 1600 रुपए है, 5 पेन का मूल्य 1600 रुपए है, तो 7 पेनों का मूल्य कितना होगा, बस ये लॉजिक था। ठीक है, तो वही बोलेंगे भाई कितना होगा, 1600 बटे में 5 कर दो, कितने का पूछा गया है उससे गुणा कर दो। तो यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 320 गुणे 7, यानी बोल सकते हो 0, 7 दूना 14, 7 21 और 1 22। तो ये 2240 रुपए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी इसमें फार्मूला नहीं लगाना, कोई फार्मूले की बात ही नहीं है, सीधा एक कॉमन सेंस पर क्वेश्चन था। और बाकी फार्मूला अगर आप लगाओगे, कुछ भी एक्स मानोगे 100 मानोगे, सब कुछ कटता हुआ चला जाएगा, बट उस चीज से आपको बचना है, उस चीज से आपको बचना है। कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो मान लेते हैं, जैसे आपके 25 क्वेश्चन है, अब इस 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन अगर मैथ्स के आ गए, अब इसमें 1-2 क्वेश्चंस तो आसान होंगे, 3-4 क्वेश्चंस मीडियम होंगे। अब यहीं पर खेला आगे शुरू होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके टफ भी होंगे। अब आपको वो टाइम जो है वो टफ क्वेश्चंस के लिए बचाकर रखना है। अगर वो टफ क्वेश्चंस में आपने 4 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस भी सही कर दिए, डेफिनेटली आपका जो नंबर है वो बन जाएगा, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन के पीछे आप हो, ठीक है, जो बॉर्डर लाइन के पीछे कट ऑफ की जो आप पीछे हो, वही 3-4 क्वेश्चंस भी आपको डिसाइड करना है कि वो सिलेक्शन की ओर ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि आपने गलत कर दिया तो फिर आप पीछे हो गए, अगर उन्हीं क्वेश्चंस में आपने सही कर लिया, इसका मतलब है कि आपने निगेटिव होने से बचाया बचाया, उसके साथ साथ में आपको पॉजिटिव नंबर भी मिले। ठीक है, और फिर आपका ये सिलेक्शन श्योर हो गया। तो वही चीज हमने यहाँ पर आपको बताई कि ये जो थोड़ा सा हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करा है, इसका जो पूरा का पूरा मतलब है वो आपको तब समझ में आएगा जब इसी टाइम को बचाकर आप अच्छे क्वेश्चंस में अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे। वहां से जब सही रिजल्ट आएगा, सही आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तब आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है। और बहुत बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं, बस ये बोलते हैं कि हाँ क्लासेस देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसके बाद में हमारा जो स्कोर है वो इंप्रूव हुआ है। लेकिन जब हम डीप में चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर ये सारे लॉजिक्स निकल कर आते हैं। दैट्स वाई जो है वो हम बार बार क्वेश्चंस के साथ साथ में चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाइए, अच्छे क्वेश्चंस पर आप टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा और बेहतर रिस्पॉन्स दिखेगा। टीवीआर के जो वेतन है, टीवीआर का जो वेतन है उसमें अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 12 है। आर को वी से 3600 रुपए अधिक मिलते हैं, तो टी का जो वेतन है वो आपको बताना है। ठीक, देखो आसान सी बात से आप इसको समझिएगा, यहां पर टी, वी और आर, टी का 7, वी का 6 और 12, इस तरीके से। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यदि आर और वी से 3600 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी आर को वी से 3600 रुपए अधिक मिलते हैं, इसका मतलब है क्या आपने आर और वी के बीच का अंतर कर दिया। अच्छा, दूसरे शब्दों में समझो, आर और वी, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से 3600 रुपया अधिक मिला, यानी आपने इन दोनों के बीच में कंपटीशन कर दिया। जैसे आपका बच्चा, कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स का बच्चा और जो आपके अंकल हैं उनका बच्चा, तो पेरेंट्स जो है वो आपस में क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे कि मेरा मेरा लड़का आपके बच्चे से 100 नंबर ज्यादा लाया, या 10 नंबर ज्यादा लाया, 20 नंबर ज्यादा लाया। तो एक्चुअल में दोनों कितने कितने मार्क्स लेकर आए इस पर बात नहीं हो रही है, वो बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा इनके बच्चे से 10 नंबर ज्यादा लेकर आया, मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात हो रही है। ऐसे ही सेम बात यहां पर भी लिखी हुई है कि आर को वी से 3600 रुपया अधिक मिले, यानी ये नहीं बोला गया कि आर को कितना मिला, वी को कितना मिला, यहाँ ये जरूर बताया गया कि आर को ज्यादा मिला है और वो 3600 ज्यादा मिला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आर और वी के बीच का डिफरेंस ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम रेशियो में यही डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखें, आर और वी, देखो आर का ये 12 है और वी का ये 6 है, अगर यही डिफरेंस हम रेशियो में भी देखें तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 यूनिट। ये डिफरेंस यहाँ पर रेशियो में 6 है, बट रुपए में कितना है, 3600, तो इसी के बराबर कर देंगे, 3600 रुपए के बराबर। 6 यूनिट बराबर 3600, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपया। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सभी का आंसर हम बता सकते हैं। बोला गया है भाई टी का वेतन बता दीजिए, टी का वेतन बता दीजिए, तो टी का वेतन 7 यूनिट है, तो भाई क्या करोगे, 1 यूनिट 600 के बराबर, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 4200 रुपए के बराबर, कितना, 4200 रुपए। ठीक, तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कैलकुलेशन भी कम रहेगी और ज्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा। और ये चीजें होंगी कैसे, जितनी भी क्लासेस आती है हमारी, सारी की सारी क्लासेस देखते रहो,
भाई मजा आएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग चीजें और सिलेक्टेड कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज ट्रेन वाली धीमे ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। 24 सेकंड का समय लेती है और बताना है कि तेज ट्रेन वाले की लंबाई कितनी होगी। बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज यहाँ पर डीप जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहली चीज़, जब दो ट्रेनें होती हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर ट्रेन अगर ट्रेन की डायरेक्शन सेम है, अगर ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हमेशा जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। इसका जस्ट अपोजिट, अगर ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो उनकी जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। अपोजिट भी यहाँ पर ध्यान रखना, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, एक ही फार्मूला, ट्रेन वाले क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला लगाना है और वो फार्मूला होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सारे यूनिट सेम होने चाहिए। अगर ट्रेन की लंबाई मीटर में दे रखी है तो हमारे पास स्पीड भी मीटर पर सेकंड में ही होनी चाहिए। क्लियर है, ये दो बातें ध्यान कर लेते हो, क्वेश्चन आपका सारे के सारे बनते चले जाएंगे। अब देखो हमने बोला ट्रेन एक ही डायरेक्शन में होगी, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर दो दो स्पीड दे रखी है तो इनको घटा लो, दो दो स्पीड दे रखी है तो इनको क्या करो, घटा लो। तो जैसे ही आप यहाँ पर घटाओगे तो 75 किलोमीटर पर आवर आ गया, 75 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलोगे। ठीक, तो क्या करना है, हमें मीटर पर सेकंड में जाना है। ठीक है, तो अगर आप मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो देखो मीटर पर सेकंड एक छोटी वैल्यू है, किलोमीटर तो बड़ा होता है ना, मीटर छोटा होता है, तो छोटी संख्या यानी 5/18 से गुणा कर दो, ध्यान रहेगा। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी फाइनल आउटपुट हमें देखना है कि फाइनल आउटपुट हमें किस में चाहिए, क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, जाना कहाँ है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है, उस पर बात करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में अगर आपको जाना है, यानी किलोमीटर तो बड़ा होता है, अब बड़ा होता है तो हमें बड़ी संख्या से गुणा करनी होगी, वो 18/5। यही कंफ्यूजन रहता है ना, 5/18, ये 18/5, यही करते हो ना, हमेशा से कंफ्यूज रहते हो। अगर कट रहा है तो 5/18 से करेंगे, नहीं कट रहा है तो 18/5 से करेंगे, करते हो ना, तो ये मत किया करो। देखो यहाँ पर समझ लो, मीटर पर सेकंड अगर आपका छोटा है, देखो मीटर पर सेकंड में अगर आपको जाना है तो मीटर छोटा है तो छोटी संख्या से गुणा करो ना 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर में आपको जाना है तो फिर बड़ी संख्या से गुणा करो 18/5 से। क्लियर, चलो अब देखो, अब वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी होंगी, कुछ हमें निकालनी होंगी। देखो क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 24 सेकंड, तो इस फार्मूले में हम टाइम की जगह पर 24 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पर आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होती है, ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होती है। जब भी इस फार्मूले में हमें डिस्टेंस की बात होती है तो वहां पर डिस्टेंस में हमेशा ट्रेन की लंबाई को ही रखा जाता है। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई वही हमसे पूछा गया है, उसको डी मान लेंगे, यही हमें निकालना है। अच्छा, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है वो क्या हो गई, 75। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमने कहा था कि यूनिट सभी की सेम होनी चाहिए। ये 24 सेकंड है और ये आपका 75 किलोमीटर पर आवर, यानी हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जाना है यानी छोटे में जाना है तो छोटे से गुणा कर दो, और छोटा क्या हो जाएगा, छोटा क्या होगा, 5/18। बस आसान सी बात है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 24, यानी सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 24 गुणा 75 गुणा 5/18। देखो सभी की मल्टीप्लाई इस तरीके से हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी कट रहा होगा उसको हम लोग काट लेंगे। 6 चौके 24 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, यहाँ से कटेगा तो 25 तियां कितना हो जाएगा, 75। 25 चौके 100 गुणे 5, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, 500 मीटर। क्लियर हो गया, केवल एक फार्मूला, कौन सा भाई, ये वाला, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले से आपका क्वेश्चन बन गया। बट कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट आपका ये लगा कि ट्रेन जो है, अगर दो ट्रेनें होंगी उनकी डायरेक्शन सेम है तो स्पीड जो है वो घट जाएगी, ठीक है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो स्पीड जुड़ जाएगी। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और बाकी एक फार्मूला लगेगा और क्वेश्चन आपका खत्म। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो सी वाला यहाँ पर डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21 लड़कों की एक समूह में औसत 27 वर्ष है। मतलब देखो, एक हम इसको बेसिक से करते हैं। एवरेज का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है, एवरेज का, और अभी ये आप देखना कि विदाउट विदाउट कैलकुलेशन आपके पास में आंसर आएगा। एवरेज का बेसिक फार्मूला होता है कि अगर हम सम कर दें, अगर हम क्या करते हैं, सम कर दें
जितने भी नंबर्स दे रखे होंगे और भाग कर दें उनकी काउंटिंग से, तो ये हमारे पास में एवरेज आ जाता है। कितना एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 लड़के हैं और उनका एवरेज 27 है। तो क्या इन 21 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है 27। तो इन 21 लड़कों का जो 21 लड़कों की एज का सम है वो हम लिख सकते हैं। भाई 21 लड़कों 21 लड़के 21 जो बॉयज हैं इनकी सभी की जो एज है उसका सम लिख सकते हैं ना। हमने बार बार आपको बताया है जब हमें सम लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज में जितने लोग होते हैं उनकी गुणा करवा देते हैं। तो एवरेज ये आपका दे रखा है 27। तो अगर हम 27 में इस 21 से गुणा करवा दें तो ये हमारे पास में क्या हो गया, 21 बॉयज की एज का सम, एज का सम हो गया। मतलब एज का जोड़, जितनी भी सभी की अलग अलग एज होंगी उन सभी का जो जोड़ है वो यहाँ पर निकल कर आ गया। आगे बोल रहा है कि अगर 14 वर्ष का एक बच्चा इसमें से छोड़ देता है, यानी अगर हम इसी बात में से, ये जो लिखी हुई है इसी बात में से 14 घटा देते हैं, तो अब जितने बचे हुए बच्चे हैं, इन जो भी बचे हुए बच्चे हैं उनमें सभी की एज का जो सम है वो इतना हो जाएगा, क्योंकि 14 वर्ष वाला जो बच्चा था वो चला गया, तो 14 इसमें से घटा देंगे। आगे बोल रहा है और एक नया बच्चा शामिल होता है। अच्छा, नया बच्चा अगर इस ग्रुप में शामिल हो रहा है तो हमें उसकी एज पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर बोल रहा है नया बच्चा शामिल होता है, अब उस नए बच्चे की एज क्या होगी यही पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता है। तो हमने मान लिया कि भाई एक्स, उसकी एज एक्स होगी, ठीक। चलिए, जिससे कि औसत आयु 0.5 वर्ष से बढ़ जाती है। अब इनका औसत हमें निकालना है। तो अगर आप देखो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सभी का जोड़, सभी का जोड़ बटे में कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं भाई। यहां तक देखो 21 बच्चे थे, एक बच्चा चला गया फिर से एक आ गया, भाई 21 थे एक गया फिर से एक आ गया, फिर से 21 हो गए, तो बटे में 21 लिखेंगे बराबर। ये अब नया एवरेज बनेगा और नया एवरेज जो है बोल रहा है कि 0.5 इसमें वृद्धि हो जाती है। अच्छा, पहले कितना था, आपने कहा पहले 27 था, तो अब 0.5 वृद्धि हो जाती है, यानी अब 27.5 बचेगा। सॉल्व कर लेना, आपके पास में यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है। अभी देखो दूसरा तरीका, आपको मजा आता है कि नहीं, दूसरा तरीका आप देखिए मजा आता है कि नहीं। ये सॉल्व करोगे डेफिनेटली आपके पास में आंसर आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। अब अच्छा, आप एक बात समझिए मेरी, इसको, इस पूरे क्वेश्चंस को, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, और यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले 21 बच्चे हैं, इनका एवरेज 27 वर्ष दे रखा है। 21 बच्चे हैं, इनका जो एवरेज है वो 27 वर्ष दे रखा है, ठीक है। इसमें जो है वो 14 वर्ष वाला जो बच्चा है वो चला जाता है। देखो एवरेज डिस्टर्ब तभी होगा जब कोई बच्चा आएगा कोई बच्चा चला जाएगा, तभी तो एवरेज डिस्टर्ब होगा। सपोज अगर सोचो 14 वर्ष वाला बच्चा, 14 वर्ष का एक बच्चा इस यहाँ से ग्रुप से जा रहा है, दूसरा बच्चा 14 वर्ष का ही आ जाए, तो क्या कोई एवरेज पे फर्क पड़ेगा? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई, एवरेज पर फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 14 वर्ष का गया था 14 वर्ष का ही आ गया, एवरेज सेम रहेगा। लेकिन अगर 14 वर्ष वाला गया है और जो आया है वो 14 से अगर कम हो जाए, अगर 14 से कम आया तो इसका मतलब है कि हमारा जो जोड़ होगा, सभी की आयु का जो जोड़ होगा वो घट जाएगा, एवरेज घट जाएगा। कब? जब नया वाला बच्चा 14 वर्ष से कम होगा। यहीं पर इस बात को समझिए, अगर जो नया बच्चा आ रहा है वो 14 साल से बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि वो शक्तिशाली है और आएगा, वो एवरेज को बढ़ा देगा। और ऐसा ही इसी क्वेश्चन में भी हुआ है कि 14 वर्ष का जो बच्चा है वो समूह छोड़ देता है, उसकी जगह पर एक नया बच्चा आता है और वो पूरे एवरेज को 0.5 से बढ़ा देता है। इसका मतलब डेफिनेटली हो गया कि जो नया बच्चा आ रहा है वो ना ही 14 से कम होगा ना ही 14 के बराबर होगा। अगर 14 के बराबर होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ना ही 14 से कम होगा ना ही 14 के बराबर होगा, 14 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो अब एवरेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 से ज्यादा होगा तो हम प्लस का साइन यूज कर देंगे, अगर यहाँ पर एवरेज घटा रहा होता तो हम माइनस साइन का यूज करते, ठीक। अब ये एवरेज कितना बढ़ा रहा होगा भाई? तो आपने कहा ये 0.5 का जो एवरेज है वो बढ़ाता है, 0.5 का जो है वो यहाँ पर एवरेज बढ़ा रहा है, और हर एक बंदे में 0.5 का इंक्रीमेंट करता है। टोटल यहाँ पर कितने बच्चे हैं? तो आपने कहा 21 टोटल बच्चे हैं, तो सीधा आपको यहाँ पर 21 से गुणा करवा देनी है। देखो सभी में ये 0.55 की जो है वो इंक्रीमेंट ला रहा है, सभी की एज में 0.55 इंक्रीमेंट ला रहा है, ऐसे 21 बच्चे हैं टोटल, तो 0.5 इंटू 21 यानी 14 से कितना ज्यादा होगा जितना ये इंक्रीमेंट ला रहा है हर बच्चे पर। ये हर बच्चे पर 0.5 इंक्रीमेंट ला रहा है, ऐसे 21 बच्चे हैं, तो जोड़ देंगे 14 प्लस ये आपका 21 पंचे 105, 10.5 यानी ये 24.5 ईयर्स। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। बोलो कौन सा तरीका अच्छा लगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब एवरेज के ऐसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ इतनी कैलकुलेशन के साथ में आंसर निकलेगा, और यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हो किस लेवल का जाने वाला है। हालांकि आंसर आपका यहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर बनेगा 24.5, 24.5।
तो बात बस यही छोटी सी है कि अगर इतनी कैलकुलेशन में आप जा रहे हो और सिर्फ एक आसान सी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर दे रहे हो, तो डिफरेंस आपके सामने है। जो कठिन क्वेश्चंस होंगे या आपकी स्पीड उतनी बेटर नहीं है, वहां पर अपना टाइम लगाकर एक भी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया तो आपकी रैंक पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आपका जो निगेटिव नंबर हुआ था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो उसका भी मार्क्स मिलेगा, और इससे रैंक आपकी कहां पर पहुंचेगी वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जब आपके बहुत मार्क्स आ रहे होते हैं वहां पर अगर आपने 1 नंबर बढ़ा लिया, 1.5 नंबर बढ़ा लिया, तो उतना रैंक पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप कट ऑफ के पास आते हो तो बहुत सारा लाखों में बच्चा आपको वहां पर देखने को मिलेगा, कट ऑफ के आसपास पॉइंट में नंबर में भी एक रैंक बहुत नीचे चली जाती है। ठीक है, ऊपर के कुछ ही बच्चे होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं। तो वही चीज है, जब आप इतने में करके क्वेश्चन आगे बढ़ जाओगे और कठिन क्वेश्चंस में अपना टाइम दोगे, हो सकता है कि वहां पर जब आपको टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हो कठिन क्वेश्चंस पर, तो आपका जो आंसर है वो निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि आप जब भी घर आते हो तो क्वेश्चंस में टाइम देते हो और ऑटोमेटिक खुद ही कर लेते हो क्वेश्चन, रीजन टाइम का। तो वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे। बेहतर कॉन्सेप्ट है, अपने बैचेस में हम यहाँ पर चीजों को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपका जीएस का क्वेश्चन आ गया। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु में अभिदाता को भारत सरकार द्वारा न्यूनतम 5,000 रुपए पेंशन की गारंटी दी जाती है, जिसके लिए 18 वर्ष की आयु में शामिल होने वाले हेतु, मतलब ये 18 वर्ष वाले जो लोग हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर न्यूनतम मासिक जो है आपको कितना पेमेंट करना होगा, 5,000 रुपए की पेंशन की बात होती है इसमें, तो आपको महीने में मंथली में देना कितना होगा, तो आपका 210 यानी 210 रुपया जो है यहाँ पर देना होगा। मतलब हम पीवाईक्यू क्वेश्चन से ये समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पर स्कीम्स हैं, जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको डीप में आपको पढ़ना होगा। योजना जितनी भी इंपॉर्टेंट है उन सभी को आपको डीप में पढ़ना होगा कि इस योजना में कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब डीप में हमें यहाँ पर नॉलेज चाहिए होगी, ऊपर ऊपर से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो 18 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो हर एक नंबर को आप 18 से भाग करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट वो एक बहुत बेकार सा तरीका हो जाता है। हम सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे देखकर इसको ऐसे देखेंगे और अपना आंसर टिक कर देंगे, आंसर टिक कर देंगे। अब आप ये मत बोलना कि मैं पहले से इस क्वेश्चन को देख कर आया हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो भाई तुच्छ बात हो जाएगी कि भाई हम यहाँ पर ऐसे दिखाने को अगर हो जाएगा तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन उठाकर उसको ऐसे ऐसे टिक करके हुए चले जाएंगे। बट जो जेन्युइन चीज है हम आपको वो बताते हैं कि भाई इसको नॉर्मली भी बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे कर लिए होंगे। अब ये उसके पीछे लॉजिक क्या है, अभी हम सभी में 18-18 भाग करेंगे तो वो तो बहुत ही बेकार सी बात हो गई। लॉजिक इसमें ये था, देखो 18 जो है वो आपका क्या है, 2 से विभाजित होता है। 18 भाई 2 से कट रहा है। अब 18 2 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी संख्या भी 2 से कटनी चाहिए। अगर 2 से कटने का नियम यानी 2 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर आप देखोगे तो लास्ट अंक 2 से कटना चाहिए। किसी भी संख्या का, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से कटेगी। तो हमने क्या करा, सभी संख्या के लास्ट अंक को ध्यान से देखा। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये संख्या 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 2 से कट जाएगी, चाहे जितनी भी बड़ी हो। इसको देखा ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 3 6 होता है। इसको देखा 2 3 6, ये भी जो है वो 2 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है 3, ये 2 से नहीं कटेगा। अगर ये 2 से नहीं कट रहा है तो डेफिनेटली ये 18 से नहीं कटेगा। मतलब इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं उठाना था, सीधा आपको यहाँ पर टिक करना था। अब बहुत सारे बच्चे इसमें 18 से भाग करने लग जाएंगे और फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो है हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो वही चीज़ होती है। और फिर आप ये सोचोगे कि भाई 18 से भाग करने के लिए हम कौन सा मैथ पढ़ें, ये तो आसान आसान से प्रश्न आ रहे हैं। अब इनको तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसमें हमें पढ़ने की क्या नीड है। भाई मेरे नीड है, क्योंकि वो 18 से भाग थोड़ी करवा रहा है, वो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पूछता है। और यहाँ पर ये गंदी गंदी जो कैलकुलेशंस आप देख रहे हो, ऐसा वो नहीं चाहता है, वो ऐसा नहीं चाहता है। स्मार्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन करवाना चाहता है। दैट्स वाई क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, कैलकुलेशंस ज़्यादा होती है, जो कि लगती है आपको इस तरीके से, होती नहीं है। ठीक है, जो इस बात को समझ जाता है सिलेक्शन उसी के जो है झोली में जाता है। इस बात को आप ध्यान ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 6, अनुच्छेद 6 जो है वो किसका उल्लेख करता है। तो देखो आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 1 से लगा करके 4 तक, 1 से 4 तक जो है वो आपका स्टेट और यूनियन के बारे में दे रखा है। उसके बाद में आपका आता है आर्टिकल, आर्टिकल 2 से लगा, आर्टिकल जो है वो 5 से लगा करके 11 तक, 5 से 11 तक लगा करके ये आपका सिटीजनशिप आती है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ठीक है, तो यही यही चीज जो है वो आपसे पूछी गई है। 5 से लगा करके 11 तक में जो है क्या आता है, नागरिकता आती है।
आर्टिकल 6 में क्या दे रखा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 6 में आपका दे रखा है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों के लिए सिटीजनशिप के क्या रूल्स रहेंगे वो जो है यहाँ पर आपका किस में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 6 में। तो हम आर्टिकल के जो आपके सिटीजनशिप के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि आर्टिकल 5 से लगा करके आर्टिकल 11 तक जो है वो नागरिकता के बारे में दे रखा है। तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या हो जाएगा, जो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी किसमें दे रखी है, आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उन लोगों की नागरिकता के बारे में बोला गया है, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन हु द माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान। तो आर्टिकल नंबर जो है वो आपका 6 में फ्रॉम पाकिस्तान, ये चीज ध्यान रखना, जो पाकिस्तान से आए हैं उनके बारे में किसमें दे रखा है, ये आपका आर्टिकल नंबर 6 में दे रखा है। ठीक है, यही बात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7, तो यहाँ से ऐसा नहीं था कि भाई जब भी बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से लोग आए, भारत से भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा था पाकिस्तान जो है वो जाने वाले लोगों की नागरिकता, यानी सिटीजनशिप राइट ऑफ द माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान चले गए थे उनके लिए यहाँ पर नागरिकता के बारे में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, तो सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, इंडिया ओरिजिन यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, कहने का मतलब है भारत से बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल नंबर 8 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 में किस में दे रखा है, इंडियन ओरिजिन जो भी पर्सन है इंडियन ओरिजिन के हैं उनकी नागरिकता के बारे में। आर्टिकल नंबर 9 में क्या दे रखा है, 9 में दे रखा है कि अगर आप किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण करोगे अपनी इच्छा से तो यहाँ भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जैसे कि अक्षय कुमार ने कनाडा की जो है वो नागरिकता ग्रहण करी तो यहाँ पर इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्वेच्छा से अगर आप विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हो, बट यहाँ पर आपके पास भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 10 में दे रखा है कि जो नागरिकता का अधिकार है वो बना रहेगा, उसको नहीं छीना जा सकता, ये बात यहाँ पर बोली गई है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो चीज आप ध्यान रखना, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में दे रखा है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानून ये जो है वो बनाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता पर जो है वो कानून कौन बना सकता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा जवाब रहेगा आर्टिकल नंबर संसद द्वारा और आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, तो नागरिकता से रिलेटेड ये बातें ध्यान रखना। सबसे पहले 5 में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग से नागरिकता। 6 में दे रखा है कि भाई जो पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग, जो पाकिस्तान से हैं, 6 में क्या है, पहले जो पाकिस्तान से आए हैं उनकी नागरिकता। 7 में दे रखा है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता। 8 में जो है वो भारतीय मूल वाले लोगों के बारे में दे रखा है। 9 में जो है वो नागरिकता त्यागने का, और 10 में जो है वो नागरिकता बने रहने का। 11 में क्या दे रखा है, 11 में दे रखा है संसद द्वारा जो है वो यहाँ पर नियम वगैरह बनाए जाएंगे, आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन यंग बंग आंदोलन से संबंधित था। यंग बंग आंदोलन से कौन संबंधित थे, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से संबंधित थे 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे 1875। आगे दे रखा है केशव। ठीक है, और उसके बाद में हेनरी डेरेजियो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग यहाँ पर धार्मिक आंदोलन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए क्या दे रखा है, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी 1828 में, कहां पर, बंगाल में। फिर उसके बाद में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा यहाँ पर करी गई थी 1867 में बंबई में। आर्य समाज जैसा कि अभी हमने आपको बताया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना मुंबई में करी गई थी। ठीक है, एंड उसके बाद में बात करते हैं सत्यशोधक समाज की, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले में 1873 में करी। ठीक है, थियोफिजिकल सोसाइटी और हमारे पास में आपका आर्य समाज था, इनकी जो स्थापना हुई थी वो सेम ईयर हुई है। ये आपका आर्य समाज और थियोफिजिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और अल्कार्ड एनी बेसेंट 1800 जो है वो 75 में, 1875 में कहां पर हुई थी, अड्यार में। और 1882 में जो है आपका क्या रहेगा, इंडिया में। देखो 1875 ये इंडिया के बाहर हुई है और इंडिया में 1882 में हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो स्वामी विवेकानंद जी 1897 में बंगाल में। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामस्वामी। ठीक है, ईवी रामस्वामी, ये कहां पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 1925 में। और उसके बाद बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सबसे मेन चेहरा जो है वो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसकी भी स्थापना करी है, तो 1875 में यूपी में। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है
एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य 5:8 के अनुपात में है। दुकानदार पतलून पर 20% की छूट देता है। यदि दोनों को मिलाकर 30% की छूट मिलती है तो जैकेट पर छूट कितनी है? ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पतलून और जैकेट के बीच जो है वो अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 5x और 8x, इनके अंकित मूल्य में इतना अनुपात है। चलो हम कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि पतलून जो है, देखो पतलून पतलून को हम लिख लेते हैं 50। देखो 5 और 8 था पतलून और उसके बाद जैकेट, 5 और 8 दे रखा था ना, तो हम यहाँ पर 5 8 लिखेंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, मान लेते हैं ना। देखो जब भी मानने वाला क्वेश्चन होता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, x मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हमने यहाँ पर पतलून के साथ 5 तो लिखना है आपको, जैकेट के साथ में अगर आपने 8 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 5:8 दे रखा था, तो आपको ऐसी चीजें दोनों में माननी है कि अगर आप दोनों का अनुपात लोगे तो वो कट जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 51 कर दिया, यहाँ 81 कर दिया, तो भाई काटोगे तो 5:8 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा जीरो मान लिया करो। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं हम, पतलून को मान लिया हमने कि ये 50 रुपए की है और जैकेट मान लिया कि ये 80 रुपए का है। ठीक, क्या बोल रहे हैं, दुकानदार पतलून पर 20% की छूट देता है। तो भाई पतलून कितने की है, 50 रुपए की। अगर कोई दुकानदार इस पर 20% की छूट देता है, अगर इस 50 रुपए पर आपको 20% की छूट मिलेगी तो ये इसका मतलब ये रहेगा कि ये अब आपको 80% में मिल जाएगी। भाई 20% की छूट का मतलब ये है कि 20% आप इसका निकालो, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि इस पर आपको छूट कितनी मिली, इस पर आपको छूट 20% की मिली, तो हम ये बोल सकते हैं 50 गुणा 20 बटे में 100, यानी कि आपको यहाँ पर 10 रुपए की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिल रही है, 10 रुपए की। 10 रुपए की ये हमें छूट मिल रही है, ना कि 10 रुपए में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पर मिलाकर कुल छूट 30% है, अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें जो छूट मिल रही है वो 30% है। अगर भाई दोनों को मिला दो तो दोनों को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस ये 50 रुपए का आ रहा है और ये 80 रुपए का आ रहा है। अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो 130 रुपए का पूरा माल बन जाएगा। ये पूरा माल जो है वो 130 रुपए का बनेगा। अब 130 में बोल रहा है कि अगर इनको मिलाते हो तब तो छूट आपको 30% मिल जाएगी, तब तो यहाँ पर 30% छूट देखने को मिल रही है। तो परसेंटेज जैसे ही आपका हटेगा, परसेंटेज जैसे ही हटेगा तो बटे में आपका 100 चला जाएगा, और यहाँ से हमने देखा कि 39 जो है रुपए यहाँ पर आपके छूट गए, 39 रुपए छूट गए। जब आप दोनों को खरीद रहे थे तो 39 रुपए छूट रहा था, जब आप सिर्फ पतलून को खरीद रहे थे तो 10 रुपया छूट रहा था। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपको जैकेट लेना होगा तो कितने की छूट मिलेगी, दोनों को खरीदोगे 39 रुपए की छूट, ठीक है। केवल पतलून खरीदोगे तो 10 रुपए की छूट, तो इसका मतलब है केवल जैकेट खरीदने के लिए 29 रुपए की आपको छूट मिलेगी। केवल जैकेट खरीदने पर आपको क्या 29 रुपए की छूट मिलेगी। अब यही छूट जो आपने रुपए में निकाल दी है ना 29 रुपए, यही छूट आपको किस में निकालनी होगी, प्रतिशत में निकालनी होगी, क्योंकि ऑप्शंस आपके प्रतिशत में दे रखे हैं। तो भाई 80 रुपए की कोई भी चीज है उस पर आपको 29 रुपए की छूट मिल रही है, 80 रुपए की कोई भी चीज है उस पर आपको 29 रुपए की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर बताइए कितनी आपको यहाँ पर प्रतिशत में कितनी छूट मिल रही है। ठीक, तो ये कैलकुलेट करना है हमें, कितने पर, 80 रुपए पर, और छूट कितनी मिल रही है, तो आपने कहा 29 रुपए की। तो जितनी छूट मिलेगी ऊपर लिखो, बटे में एमआरपी नीचे लिखो, इनटू 100% कर दो। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया था बट ये रुपए में हमसे नहीं पूछ रहा था, ये परसेंटेज में पूछ रहा था। अब ये 29 रुपया छूट मिली किस पर है, सिर्फ जैकेट पर। जैकेट का प्राइस कितना है 80, तो 80 बटे में हो गया, डिस्काउंट जो भी होगा रुपए में वाला वो ऊपर रखा जाएगा, इंटू 100% कर देंगे। जीरो से जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पर आपका 2 चक्कू और 2 पंचे 10, ऊपर कितना हो गया 9 पचे 45, 4 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 4 14 बटे में 4 कितना बनेगा 4 तियाँ 12 2, ठीक है, और 4 तियाँ 12 और ये आपका 4 छंग 24, 4 छंग 24, एक बच गया 36.25%, 36.25%, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, उनको मर्ज करके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके यहाँ पर बीएसएफ में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ बीएसएफ में पूछे जा रहे हैं, और भी जगह अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चंस की आपको समझ में आती है कि किस लेवल का हमें कंटेंट पढ़ना होगा। देखो फिर से एक मजेदार क्वेश्चन, 84,000 रुपए की एक राशि है, ये 3 लोगों में बांटनी है 4:3:5 के अनुपात में, ठीक है। यदि प्रत्येक को, ठीक है, इनको बांट दीजिए, बांटने के बाद एक और कंडीशन डाली गई, यदि प्रत्येक को 100 रुपए कम प्राप्त होता है तो बी और सी द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। हमेशा क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करा करो।
पहली लाइन पर अगर आप वापस चलते हो, पहली लाइन पर सिर्फ इतना देखिए, सिर्फ इतना देखिए कि हमसे बोला गया है 84,000 रुपए की एक राशि है, 4, 3 और 5 इनमें बांटनी है। तो भाई 4, 3 और 5 अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तो 4, 3, 7 और 5 12, ये हो गया 12 यूनिट। यानी सभी का पैसा जोड़ा और टोटल पैसा कितना मेरे पास में था 84,000। तो 12 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 84,000 के बराबर। तो आपने कहा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 12 सत्ते 84 यानी 7,000 के बराबर हो गया। 1 यूनिट 7,000 के बराबर हो गया। अगर 1 यूनिट हमें पता चल गया तो क्या सभी का हम रुपया लिख सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल। 1 यूनिट बराबर 7,000, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 28,000। ऐसे ही 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 21,000। और ऐसे ही 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 35,000। भाई 1 यूनिट बराबर 7,000 हमने निकाल दिया, तो क्या हम सभी का अलग अलग जो भी पैसा मिलेगा वो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगली लाइन पर अब वापस आते हैं। अगली लाइन में क्या बोला गया है? अगली लाइन में बोल रहे हैं कि प्रत्येक को अगर 100 रुपया कम मिले, यानी इसको भी 100 रुपया कम कर दो, इसको भी कम कर दो, इसको भी 100 रुपया आप कम दे दो, जो भी मिल रहा था उसका 100 रुपया हमने सभी को कम कर दिया। ठीक, तो ऐसा करने पर बी और सी की जो राशि है उनके बीच का अनुपात बताओ। तो बी वाला कौन है? देखो ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, तीसरा सी है। तो बी और सी के बारे में बोल रहा है, यानी इसके बारे में और इसके बारे में। अगर सभी के पैसे 100 रुपए कम करने हैं तो इन दोनों के भी 100 कम कर दो। तो जब आप 35,000 में 100 कम करोगे तो ये आपका 34,900 रुपया हो जाएगा। और 34,900 किसका होगा? ये सी का हो जाएगा। और बी का हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 20,900। अब इन्हीं दोनों का हमें अनुपात निकालना था। 00 से 00 खत्म हो गया, तो 209 अनुपात 34,9, यानी कि 209 अनुपात 339, 209 अनुपात 339, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। बोलो, आसान सा प्रश्न था क्या? इसमें कुछ अलग से एफर्ट आपको डालना पड़ा? नहीं। बट आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कुछ अलग अलग नए नए अतरंगी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कि कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि वही ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछ दे, ऐसा नहीं है। आपने डिस्काउंट का भी ऐसा क्वेश्चन, जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने अभी तक करवाए हैं, ऐसा डिस्काउंट का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, रही बात इस क्वेश्चन की, तो ये भी आपका एक नया टाइप का ही है, बट कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन कि बहुत कठिन हो। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो चीजों को आपको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। चलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करो भाई, इससे प्रश्न आसान क्या ही हो सकता है। ठीक है, हमें आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं करवाना है कि क्वेश्चंस करवा दिए, हम क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उस पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर आना चाहिए। केवल और केवल ये बीएसएफ वाले बच्चों के लिए नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपका कोई सा भी पैरामेडिकल का एग्जाम हो, ऐसे प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। एक्चुअल में सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक मेज को 50% की हानि पर बेचता है। यदि वो उसे 120 रुपए अधिक बेचे तो 30% की हानि होती है। ठीक है, 40% लाभ कमाने के लिए उसको कितने विक्रय मूल्य पर इसको बेचना चाहिए? मतलब एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है। इसको भी हम वही टेक्निक से फॉलो करेंगे, ब्रेक करके। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोशिश मत करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करो, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर एक्चुअल में एक डिफरेंस मेथड काम करता है। देखो, एक दुकानदार था, पहले उसने 50% हानि पर बेचा। ठीक है, पहले इसने किसी भी प्राइस पर बेचा तो उसको 50% की हानि हो गई। दोबारा से उसने सोचा, काश अगर हम इसी प्रोडक्ट को 120 रुपए में अधिक में बेचते, 120 रुपए अधिक में बेचते तो सिर्फ 30% की ही हानि होती। अब ये बात यहाँ पर देखो, 120, उसने ये नहीं बोला कि हम इस प्रोडक्ट को 120 रुपए में बेचें, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला है कि इस प्रोडक्ट को हम 120 रुपया अधिक में बेचें। वही वाली कहानी आ गई कि शर्मा जी का बेटा तुम्हारे बेटे से 10 नंबर ज्यादा लाया है, तुम्हारे बेटे से 10 नंबर ज्यादा, 10 नंबर ज्यादा लेकर आया है। इसका मतलब है दोनों के बीच आप डिफरेंस की बात कर रहे हो। आपने ये नहीं बोला कि शर्मा जी का बेटे कितना नंबर लाया या तुम्हारा बेटा कितना नंबर लेकर आया, आप बोल रहे हो कि 10 नंबर ज्यादा लाया, यानी दोनों के बीच कंपटीशन, आपने डिफरेंस ले लिया। वही चीज यहाँ पर बोली गई, 120 अधिक में बेचा, तो पहले कितने में बेच रहे थे और अब कितने में बेच रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर 120, वो भी किसमें? रुपए में। यहाँ पर क्या दे रखा है? परसेंटेज, यानी पहले 50% में आप बेच रहे थे। देखो, ये आपका है सीपी, पहले 50% हानि पर बेच रहे हो, दोबारा में आपने सिर्फ इसको 30% हानि पर बेचा। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतनी बात को समझना है कि पहले आप 50% हानि पर बेचते थे, अगर आप इसको 120 रुपए अधिक में बेचो
तो ये 30% की हानि होगी। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर 50 में से 30 इनका डिफरेंस लोगे, जो कि आपका 20% के बराबर हो गया। यहाँ पर तो डिफरेंस आपने ले लिया, लेकिन ये तो डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में कि 120 नंबर शर्मा जी के बेटे से ज्यादा लेकर आए हो। तो वही बात हो गई कि ये जो 20% आपका आया है, ये 20% किसके बराबर हो जाएगा, 120 रुपए के बराबर हो गया। और यहां से आपने कहा 1% किसके बराबर हो गया, तो 120 बटे 20, और ये कट गया, और यहां पर क्या हो गया, 6। तो 1% 6 रुपए के बराबर। और मजे की बात आपको बताएं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका हानि की बात हो रही होगी तो 100% हमेशा निकाल देना। क्या निकल कर आ जाएगा, क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। 100% आप निकाल देना, क्रयमूल्य निकल कर आ जाएगा। तो हमेशा आपका क्रयमूल्य कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में क्रयमूल्य निकालना चाहें, तो अगर हम इसका 100% निकाल दें, चूंकि 1% 6 रुपए के बराबर है, तो 100% क्या 600 रुपए के बराबर नहीं हो जाएगा, और यही 600 रुपए आपका सीपी बन गया। समझो, आधा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में अगर चाहता तो वो सिर्फ इतना ही बोल देता कि हमें बताइए कि ये जो वस्तु थी वो कितने में खरीदी गई, क्वेश्चन खत्म कर सकता था। लेकिन उसने जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2% यहां पर दे दिए, फिर से 1% और दे रहा है, सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। पूरा क्वेश्चन आप हटा दीजिए, दोबारा से फ्रेश माइंड से सोचिए कि 600 रुपए की कोई एक चीज है, इसको हमें 40% लाभ पर बेचना है। कितने में बेचोगे, 600 रुपए की चीज है, 600 रुपए की कोई भी चीज है, इसको आपको 40% लाभ कमाना है। यानी 600 का 40% जो कि आपका 240 रुपया हो गया, यानी आपको इसको 240 रुपए लाभ करके बेचना है। यानी 600 की चीज पहले से थी, इस पर आपको 240 रुपया लाभ भी चाहिए। तो अब आप इसको कितने में बेचोगे, 840 रुपए में बेचोगे। कितने में, 840। यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। बोलो, बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना, मेन कहानी तो यहाँ थी, यहीं से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया था। भाई 100 रुपए की चीज 20% लाभ कमाना है, 20 रुपया लाभ हो गया, 120 में बेचोगे। ये तो मुझवानी वाली बातें हैं ना, यहाँ पर ये तो लिखना ही नहीं था। 600 की चीज आ गई, 40% यानी 240, 600 प्लस 240 840। मेन कहानी तो ये थी, हमें डिफरेंस वाले मेथड को ये इसको पकड़ना पड़ेगा। ये पकड़ लिया, समझो क्वेश्चन खत्म है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लेकिन मतलब अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी बातें जो है वो ऊपर से जाती हुई नजर आ रही होंगी कि मैंने क्या ही इसमें कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। बट जिन लोगों ने थोड़ा सा भी इसको पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस को, उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये कर रहा कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं भाई, इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं कि बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। बट ये डिफरेंस मेथड है ना, शर्मा जी के बच्चे तुमसे ज्यादा ला रहे हैं, वो जो डिफरेंस है, कंपटीशन है, उस मेथड से आप देख पा रहे होगे कि क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं। बेहदियन और खलाम निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख धार्मिक त्योहार है। अब त्योहार से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है क्या, भाई आएगा। आएगा तो फिर आप देखिए, ये जो है जैंतिया ट्राइब्स का है, जैंतिया जनजाति का है। देखो, ये कहाँ की है, मेघालय की है। कहाँ की है, मेघालय की है। मेघालय की जनजाति है, और एक्चुअल में मेघालय की 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 जनजातियां मेघालय की हैं। उनमें से पूछा जाता है कि भाई ये बेहदियन और खलाम ये किसकी है, जैंतिया ट्राइब्स की जो है वो क्या है, त्योहार है। अब देखो, कुछ यहाँ पर ट्राइब्स लिखी हुई है और उनका यहाँ पर महत्व भी दे रखा है। सबसे पहले आपका यही हो गया मेघालय में, और जैंतिया के द्वारा ये यहाँ पर है अच्छी फसल की प्रार्थना करने के लिए, और यहाँ पर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। बेसिकली जो कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि ये क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। हॉर्नबिल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ध्यान रखना कि ये नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का। अब नागालैंड का है तो ये आपका नागा जनजातियों का होगा, नागा से नागालैंड, ठीक है। और ये आपका क्या है, जनजाति यहाँ पर क्या है, ट्राइबल ये कल्चर है, इसको शो करता है। आगे सरहुल, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरहुल भाई मतलब मल्टीपल एग्जाम्स में आपका पूछा गया, केवीएस के भी एग्जाम में ये पूछा गया था कि सरहुल कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, झारखंड का है। अब इसको कौन कौन मनाते हैं, मुंडा, उराव और संताल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जो मुंडा जनजाति है किस स्टेट की है, तो ध्यान रखना ये कहाँ की है, झारखंड की। मुंडा जनजाति जो है वो कहाँ की है, झारखंड की। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बिरसा मुंडा किससे संबंधित है, तो झारखंड से, ठीक है। आगे बात करते हैं साल के पेड़ और प्रकृति की पूजा, ठीक है। साल का पेड़ होता है और प्रकृति की पूजा के लिए यहाँ पर होता है। बिहू और रंगोली बिहू, ये आपका असम में होता है, बिहू असम में बिहू होता है। असमिया और स्थानीय जनजातियां हैं उनके द्वारा, ये बसंत ऋतु और असमिया नवपर्व के उत्सव है, ठीक। आगे बात करते हैं बानेश्वर, बानेश्वर मेला। बानेश्वर मेला जो है वो राजस्थान, बानेश्वर मेला पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बानेश्वर मेला राजस्थान, ठीक है। ये भील जनजातियों के द्वारा, राजस्थान में कौन सी है, भील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भील जनजातियों के द्वारा करा जाता है।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भील जनजाति किस स्टेट की है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, ध्यान रखना किससे है, राजस्थान से, ठीक है। और ये भीलों का कुंभ ये भी पूछा जाता है, भीलों का कुंभ इसको बोलते हैं, ये आपका कौन हो जाएगा, बानेश्वर मेला, बानेश्वर मेला में। तो शिव पूजा और यहाँ पर जनजाति संगम। चलिए, लोसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख में भी मनाया जाता है और आपका अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। मोनपा भी ये आपका हो जाएगा भूटिया और तिब्बती, ठीक है। तिब्बत नववर्ष का उत्सव है कौन सा, लोसर, ठीक है। अच्छा, मेन इसमें जो है लोसर में ध्यान रखना कि ये आपका इधर लद्दाख हो गया और अरुणाचल प्रदेश यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका वांगला, वांगला जो है यहाँ पर मेघालय है, वांगला क्या हो जाएगा, मेघालय। यहीं पर आपकी गारो, खासी, जयंतिया तीनों जनजातियां पाई जाती हैं और ये गारो के द्वारा करा जाता है। अच्छा, जयंतिया के द्वारा आपने यहाँ पर देखा, और ये जो है वो आपका वांगला, तो ये गारो के द्वारा, देखो गा यहाँ पर भी दे रखा है ना, वांगला, ठीक है। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया तीन है, तीनों के कोई भी यहाँ पर लेटर आपको नहीं मैच होते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ गा नजर आ रहा है, तो अब ये गारो जनजाति द्वारा करा जाता है, ठीक है। फसल की कटाई के बाद का त्यौहार है सौड्रम महोत्सव, इसको बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, ये फसलों की जो है वो कटाई के कटाई का त्यौहार है, कटाई के बाद का, और यहाँ पर जो है अच्छी फसल के लिए ये आपका दोनों मेघालय के ही हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट त्यौहार थे ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखिए M1 और M2 जो है वो संकुचित मुद्दा यानी नैरो मनी दे रखा है, बिल्कुल सही है। M3 और M4 जो है वो आपका ब्रॉड मनी है, बिल्कुल सही दे रखा है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में सही है, तो आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कुछ नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे आपका हो गया नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, और भी बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो क्या करती हैं, ये यहाँ पर एस्चुरी बनाती हैं। जो पूर्व की ओर बहती हैं वो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम में जो बह रही हैं वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ पर, अरब सागर में गिर जाती हैं। मतलब ऐसे फैक्ट्स जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। अब एक पूरा टेबल हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि पूर्व से बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। देखो, पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा नदी हो गई, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रेखा, दामोदर, महानदी, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये पूर्व की ओर बहने वाली हैं, और ये जो है वो किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी है ये आपका उत्तराखंड से निकलती हुई, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड से निकलती है उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार में, ठीक है। ऐसे करते करते ये पश्चिम बंगाल में जाकर और फिर उधर बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है। तो आपने देखा कि इसी के साथ में बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं, ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखना कि ये जितनी भी पूर्व वाली नदियां हैं ये यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अब ऐसे ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ऐसे ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। ये सब कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। जैसे आपकी नर्मदा हो गई, नर्मदा, ताप्ती जिसको तापी भी बोलते हैं, साबरमती हो गई, माही नदी हो गई, लूनी नदी हो गई, कच्छ के रण में जो है ये लुप्त हो जाती है, पेरियार है, मांडवी है, और ये आपका जुआरी। तो इतनी सारी जो नदियां हैं वो कहाँ पर है, पश्चिम की ओर बहती हैं। ये सब जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में जो है ये नदियां गिरती हैं, ठीक है। दूसरी इसमें चीज, ये नदियां आमतौर पर एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख जो है वो यहाँ पर बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, कौन, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नर्मदा, ताप्ती और ये साबरमती, इनको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ये आप लोग कमेंट को करके बताइएगा। एक ऐसी नदी है, अच्छा थोड़ा ऑप्शन दे देते हैं, इसी नदियों में से एक है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ठीक है। जिसको नहीं पता है तुरंत गूगल कर लेना, और एक बार जब आप उसको देखोगे गूगल पर उसका आंसर, देन उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जब आप एक बार लिख दोगे किसी भी चीज को, जब आप याद करते हो देन उसके बाद एक बार उसको लिख देते हो, तो चीजें जो है वो काफी हद तक आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। नहीं पता है डेफिनेटली आप उसका कमेंट करो, फालतू कमेंट नहीं करवाते हैं कभी भी आपसे, सिर्फ काम की बात करते हैं कि भाई ये भी आपको चाहिए वो लिख दो। भाई थ्योरी है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप कोई भी चीज़ को याद करते हो, अगर आप लिख के याद करते हो, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब वो लिखना आप कॉपी पर भी कर सकते हो, बट ये चीज़ हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो आपको कमेंट करना है वो सिर्फ ये क्वेश्चन करना है। इसमें आपका फायदा है कि ये चीज़ आपके दिमाग में बनी रहेगी, एज कम्पेयर टू नॉर्मल अगर आप सर्च करके उसको स्किप कर देते हो, तो उससे कहीं ज़्यादा कमेंट करके लिख देते हो, वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा फिट बैठ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM पेंशन योजना जो है वो कब शुरू करी गई थी, 2017 में, 2015 में, 2019 में और 2012 में। तो ये आपका हो जाएगा 2019 में, सी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए कुछ योजनाएं भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, जैसे पीएम मुद्रा योजना जो कि 2015 में स्टार्ट करी गई थी। यहाँ पर जो है एक और चीज ध्यान रखना कि 10 लाख रुपए डेटा पूछा जाएगा, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो आंसर होगा 10 लाख रुपए का यहाँ पर बिना गारंटी का जो लोन है वो प्रोवाइड करने की बात करी गई थी। आगे पीएम उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है, ये आपका बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी गैस प्रोवाइड करने के लिए है, सभी को पता है, बट ये ईयर नहीं पता होगा तो इस पर आप फोकस करेंगे। उसके बाद मुद्रा वाले में 10 लाख तक का आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा, वो भी बिना गारंटी का। ठीक, चलिए आगे पीएम पीएम आवास योजना, ये आपका पूछा गया है अभी एमसीआरई में। ठीक है, 2015 और या 2016 ऑप्शन में जो भी आपका दे रखा होगा, इसमें जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर पक्का मकान बनाने के लिए। ठीक है, पीएम आवास योजना जो है वो पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद पीएम किसान और सम्मान निधि योजना, ये 2019 में आई है। ये जो है वो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष डायरेक्ट अकाउंट में आपके आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। बट ये आया किस साल था, ये 2019 से ये योजना जो है वो लागू करी गई थी। और पूछा जाता है कितनी किस्तों में, तो 3 किस्त में जो है यहाँ पर पैसा आता है, 2-2 हज़ार रुपए करके। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो 2020 में आई है, और ये जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, रेहड़ी पट्टी वाले जो भी लोग हैं वो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यहाँ पर उनको ऋण प्रोवाइड करा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपका रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग हैं इनके लिए लोन प्रोवाइड करने का जो है वो कौन सी स्कीम काम करती है, तो ये आपकी हो जाएगी पीएम स्वनिधि योजना जो कि 2020 में आई है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 की है, सबसे लेटेस्ट है भाई, लेटेस्ट ही इसको मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर जो है वो किन लोगों के लिए है, जो कारीगर हैं और जो शिल्पकार हैं, इनको यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग के लिए, जो यहाँ पर कारीगर हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और कम ब्याज दर पर बिना गारंटी का जो है वो ऋण यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए ये योजना लाई गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। हालांकि इसका तो असेसमेंट हुआ है, करोड़ों रुपए यहाँ पर ऐसे चले गए, करोड़ों रुपए यहाँ पर लूट लिए गए। और हालांकि जब गवर्नमेंट ही सेम ही है तो उस पर कौन बात करने वाला है। तो योजनाएं भी देखो, योजनाएं दो काम के लिए लाती है। एक तो थोड़ा सा इसमें फायदा भी हो जाता है, 10-20% जो है वो लोगों तक चीजें पहुंच जाती हैं। बाकी 80-90% जो है डायरेक्टली जो है किसके खाते में चला जाता है। आप समझदार हो, आपको चीजें पता है। ठीक है, 10 की चीज है उसको हम 500 की बता देंगे, 1,000 की बता देंगे। अभी तो आपको डिफरेंस बहुत कम लग रहा होगा। जब ये 1 लाख लोगों को, सॉरी 1 करोड़ लोगों को देना होता है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 करोड़ गुणा 1,000, तो आपको डेटा एक्चुअल में समझ में आएगा कि कितना यहाँ पर किस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए, तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है वो 2024 में आई है, 2024 में। तो यहाँ पर सोलर पैनल लगवाने के लिए यहाँ पर सब्सिडी परिवारों को 300, देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें जो है वो 300 यूनिट की पॉइंट जो भी है उनको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। पूरा आपको यहाँ पर निबंध नहीं लिखना है, और ना ही निबंध की तरीके से, ऐसे के तरीके से हम आपको बता रहे हैं। की पॉइंट पर फोकस करेंगे कि ये कब योजना जो है वो किस ईयर में आई है, 2024 में। पीएम सूर्य घर योजना, जगह जगह ये योजना चल रही है, जिसमें क्या है कि 300 यूनिट बिजली की यहाँ पर मुफ्त बात भी हो रही है। इसके साथ साथ में जो है वो सोलर पैनल लगवाने के लिए 2024 में योजना लाई गई है। पीएम विश्वकर्मा वाले में ये जो है वो कारीगर और शिल्पकारों के लिए ट्रेनिंग की बात करती है। उसके बाद में जो है वो स्ट्रीट वेंडरों के लिए 2020 में योजना लाई गई थी, कि उनसे पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, फटाफट से एक बार इसको जरूर से आप देख लेना। महात्मा गांधी ने किसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन जो था वो उनका 1920 से 1922 तक चला। अब 1922 में कुछ ऐसा हो गया था, क्योंकि ये जो है वो अहिंसा के पुजारी थे, और 1922 में जो है वो भीड़ जो है वो ज़्यादा ही आक्रोश में आकर उसने जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे जो है वो लगभग 21-22 जवान जो थे वो जल गए थे। ठीक है, पुलिस स्टेशन में आग लगाकर बहुत हिंसक तरीके से काम करा गया, और यहाँ पर जो है फिर इन्होंने इस मूवमेंट को रोक दिया, और उसके बाद में गांधी जी को जेल भी हो गई थी। तो अहिंसा के पुजारी होने की वजह से इन्होंने क्या करा, इसको बंद कर दिया। ये घटना हुई थी चौरी चौरा नामक स्थान पर गोरखपुर में। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना के बाद में 1922 में इन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया था। ठीक है, गांधी जी के सारे आंदोलन आंदोलन जो है एक बार देख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने चंपागढ़ जो है वो सत्याग्रह करा था 1917 में। ठीक है, चंपागढ़ सत्याग्रह, सत्या 17, ठीक है, सत्या 17, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। चंपारण वाला ये इनका पहला था, और नील के किसानों के लिए था, 3 गठिया प्रणाली के लिए यहाँ पर इन्होंने ये काम करा था। ठीक, चलिए आगे खेड़ा, खेड़ा इनका नेक्स्ट था 1918 वाला। 1918 में फसल खराब होने से प्रभावित किसानों का समर्थन और टैक्स की छूट। देखो ये चीज हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, किसी भी न किसी पेपर में पूछी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल चीजें रिवीजन में आ रही होंगी, क्योंकि ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, योजनाएं भी कुछ हम लोग पीछे के पेपर्स में पढ़ चुके हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्ट पर फोकस करो। अब ये इस पर फोकस मत करो कि ये बेसफ का पूछा हुआ है। अरे भाई लैब टेक्नीशियन का है, चाहे वो आपका ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे आपका नर्सिंग का हो, ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के हैं, पेपर में पूछे गए हैं, और यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके हॉट सिलेक्टेड टॉपिक हैं।
इन्हीं से ही प्रश्न बनेगा, और इसमें जितना इंपॉर्टेंट हो सके, जितना निचोड़ पाओ आप इसको निचोड़ लो। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई फिर से गांधी जी का आया है, तो हम फिर से पूरी स्लाइड लेकर आए हैं, सारे के सारे जो गांधी जी के मूवमेंट्स हैं उनको याद करेंगे। अभी आपको देखने से स्लाइड देखोगे लग रहा होगा सब कुछ याद है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स बार आप नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट्स वाई लगेगा कि आपको यहाँ पर कि याद हो गया, बट नहीं याद होता है। ठीक है, इस वजह से हमने पहले भी बोला था कि बार बार जब चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली धीरे धीरे आप जितनी ज़्यादा क्लासेस करोगे तो वो चीज़ गो थ्रू होती रहेगी और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी, कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा जब आप पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका अहमदा मिल जो है वो मजदूर आंदोलन 1918 में होता है। यहाँ पर प्लेग बोनस और वेतन जो वृद्धि है उसके लिए उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल भी उन्होंने करी थी। आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो आपका 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑटोमन खलीफा के समर्थन में मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो 1920 से 1922 तक इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर चौरी चौरा कांड के बाद में स्थगित कर दिया गया था। चौरी चौरा कांड जो कि आपका गोरखपुर में था, इसी कांड के बाद में इसको स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सामानों, स्कूलों और उपाधियों का जो है यहाँ पर क्या करा गया था, बहिष्कार करा गया था। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930 में बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक कानून तोड़ना, साबरमती से दांडी तक जो है उन्होंने एक ऐतिहासिक यात्रा करी थी। ठीक, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाएगा, 1930 से 1934 तक चला, और यहाँ पर जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर करी गई। ठीक है, इनका सही याद रखना 1930 का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। उसके बाद में इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो 1940 में। द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के खिलाफ। भाई द्वितीय युद्ध में फिर से देखो, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत यहाँ पर युद्ध करता है तो आर्थिक स्थिति बहुत जो है वो कमजोर हो जाती है। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उसमें फिर से ये लोग कूद जाते हैं। तो इस वजह से जनता के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, गुस्सा बढ़ गया था, और सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से हो रही थी कि एक मूवमेंट भी चला दिया गया था यहाँ पर सत्याग्रह। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी के खिलाफ अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका यहाँ पर दे रखा है। मतलब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपका क्या है, टाइम। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट मूवमेंट 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा जो है वो गांधी जी ने इसमें दिया था। सिर्फ इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किसमें दिया था, 1942 में। ठीक है, तो एक बार फटाफट सारे रिवाइज कर लो। चंपारण जो है वो 17 में हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में ही। खिलाफत आंदोलन 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में, वहीं से इसको स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद में आपका नमक कानून जो है 1930 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपका 1940 हो जाएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जहां पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस बार इस साल के एंड तक इतनी सारी वैकेंसीज आउट होने वाली हैं कि भाई तैयारी आप शानदार कर दो, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है? देखो, सीआईएसएफ का जो शॉर्ट नोटिस है आउट हो गया है। अब उसके बाद में डीवी के बाद में सिर्फ आपका एग्जाम ही एग्जाम होने को बचा है। दूसरी चीज, अभी आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है, आरआरबी रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा लास्ट तक। अगर नहीं आता है बाई चांस तो सितंबर के स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी शॉर्ट नोटिस तो आउट ही हो चुका है। उसके बाद में आगे आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, बीटीएससी पर जो स्टे लगा हुआ था वो भी स्टे हट गया है। अब आपका एग्जाम डेट अनाउंस होने को बचा है, कभी भी आपका तुरंत एग्जाम करवा लिया जाएगा। बिहार, उसकी बात करते हैं उड़ीसा में लगभग 380 पोस्ट पर वैकेंसीज यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और भाई सबसे मोस्ट वांटेड वैकेंसीज की बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की लगभग 300 से ज्यादा वैकेंसीज कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, क्योंकि भाई पेट की वजह से थोड़ा सा वर्कलोड आयोग पर है, और भी कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स निकालने हैं, दैट्स वाई ये डिले हो रहा है, वरना अब तक नोटिफिकेशन आ गया होता। ठीक है, अभी आप सिर्फ टेक्निकल वाली बातों को देखोगे, आपकी जो पैरामेडिकल की फील्ड है उस पर ही देखते हो, बट यहाँ पर जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो पैरामेडिकल के अलावा ज़्यादा किस पर फोकस्ड रहता है, जो पैरामेडिकल के अलावा वैकेंसीज हैं उस पर। ठीक है, तो दैट्स वाई उधर काम चल रहा है, इस वजह से ये आपका नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी वाला वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और पिट भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, तो उसको कंडक्ट करवाने के लिए सारी टीम लगी हुई है आयोग की, तो दैट्स वाई ये जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इतनी सारी लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, तैयारी भी आपकी शानदार होनी चाहिए। और प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिलेक्शन बैच से आप अपनी तैयारी को जो है वो शानदार लेवल पर लेकर जाइए। बेस्ट मौका है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे यूपी में इलेक्शन होने वाला है। यूपी का जो इलेक्शन है वो नॉर्मल इलेक्शन नहीं होता है, यूपी का जो इलेक्शन जीतता है वही आगे
प्रधानमंत्री का रास्ता तय करता है। ये बात आप ध्यान रखना कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी का होता है। अब यूपी का इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से इतनी शानदार तरीके से यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही हैं। तो भाई लैब टेक्नीशियन पीछे कैसे रह सकता है? तो हर जगह आपको लैब टेक्नीशियन वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। बेस्ट मौका है आपके लिए, शानदार, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो फिर आपको पहले से यानी अभी से आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी कर लेते हो तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो एग्जाम 15 दिन में कराएं, चाहे वो 1 महीने में एग्जाम करवा लें, आपकी तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन आप नोटिफिकेशन के अगर चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और जिसका खामियाजा आपको बाद में देखने को मिलेगा। इलेक्शन का ईयर है, दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर काम होगा क्योंकि फिर उधर आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले ही पहली सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तैयारी अभी से शुरू कर दो। प्ले स्टोर पे एजुकेशन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सिलेक्शन बैच में जुड़ जाओ। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, आपको नंबर प्रोवाइड करा गया है, उसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैसे करना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला ये हमारा एप्लीकेशन है, इस तरीके से दिखेगा। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आपकी सारी डिटेल्स फिल होंगी। वो करने के बाद में कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये लैब टेक्नीशियन का सिलेक्शन बैच सबसे ऊपर ही दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर बाय नाउ पर करना है। बाय नाउ करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपको खुद से अपने फ़ोन से करना है तो पे ऑनलाइन कर दीजिए। अगर आपको किसी मित्र से या फिर आप कैफ़े वाले से या फिर अपने बड़े भाई बड़ी बहन या फिर पिताजी से जो है वो पेमेंट करवाना है तो आप स्कैनर पर जाइए, यहाँ पर आपको QR दिखेगा और स्कैन करके पेमेंट हो जाएगा। खुद से मोबाइल से करना है तो पे ऑनलाइन पर जाइए और यहाँ पर अपना बैच जो है वो इस तरीके से आपके पास में पहुंच जाएगा। जिस भी डेट में आप परचेज करोगे आपको यहाँ पर 15 महीने की वैलिडिटी में भी मिलेगी और शानदार आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बेस्ट आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है टेलीग्राम है, इस पर आपको इसका जो PDF है कंप्लीट मिल जाएगा। मनीष भाई पटेल नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड उसके साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, चाहे वो वैकेंसीज के रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम डेट से हो, चाहे वो आपका कोई रिजल्ट रिलेटेड हो, सारी चीज़ें जो है वो आपको मनीष भाई पटेल सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, जो कि फैक्ट वाला मनीष नाम से है, ठीक है, जहां पर लगभग 1,10,000 जो है वो लोग जुड़े हुए हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर रील्स के थ्रू जो है वो लगातार सारी वैकेंसीज के बारे में अपडेट देते रहते हैं और अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो आप यहाँ पर भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और इसके बाद में इस क्लास को ओवर करते हैं। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है, कौन सी यहाँ पर नहीं है, तो सारी आपको पता होनी चाहिए। तेलुगु, सिंधी, संस्कृत, तमिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। देखो शास्त्रीय लैंग्वेज बहुत पुरानी होनी चाहिए और उसका प्राचीन सभ्यताओं से कुछ रिलेशन होना चाहिए। अब ये कौन कौन सी हैं अभी आप ध्यान दीजिए। एक लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया है। अब एक बार इनको देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जैसे देखो तमिल, जितनी साउथ वाली लैंग्वेज आप देखिएगा, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गई, तो ये तो सारी की सारी हैं ही हैं। उसके साथ साथ में देखो ओल्ड वाली और कौन सी है, पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है। उसके साथ साथ में आप देखोगे ये इतनी, और संस्कृत। देखो सबसे पहले हमने देखा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, ये आपके पास में 3 हो गए। उसके बाद में पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ये बुद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, पाली भाषा हो गई, प्राकृत भाषा हो गई और हमारी प्यारी संस्कृत भाषा। तो इतनी तो आपको बिल्कुल हर हाल में याद ही होनी चाहिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उसके साथ साथ में संस्कृत, पाली, प्राकृत। अब उसके अलावा ये मराठी भी आप ध्यान कर लो, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। उसके साथ साथ में ये पश्चिम बंगाल एक बड़ा स्टेट है, यहाँ पर बंगाली, और ये आपका असम। तो टोटल जो है यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं हमारे पास में, 11 भाषाएं। 11 टोटल हमारे पास में कितनी शास्त्रीय भाषा है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। कैसे ध्यान रखेंगे, फिर से आप एक बार समझ लो। जितनी भी हमारे पास में दक्षिण भारत की भाषाएं हो गई, चाहे वो आपका तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, उसके बाद संस्कृत सबसे पुरानी भाषा हो गई, फिर उसके बाद में आपका प्राकृत और पाली भाषा हो गई, असमिया हो गई और आपका मराठी हो गई, और उसके साथ साथ में पश्चिम बंगाल की आपकी भाषा बंगाली हो गई। तो ये 11 भाषाएं जो है वो आपको ध्यान रखनी है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो। ऐसा जो कंटेंट है वो आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो जो भी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और हमारा जो चैनल है एजुकेशन मसाला, जिस पर हम पैरामेडिकल के लिए स्पेशल डेडिकेटेड क्लासेस करवा रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उस चैनल को भी विजिट करिएगा, और जहां पर आपकी अलग अलग क्लासेस, जीएस की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आप उनको ज्वाइन करिएगा और डेफिनेटली आपको जो है वहां से फायदा देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।